बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर लगाई रोक। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी कर दी जानकारी। गेहूं की निर्यात नीति में देश की समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और पड़ोसी देशों एवं अन्य कमजोर देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है संशोधन। 8वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2022 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया संबोधित। कहा, मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों और उद्यमियों को सरकार का पूरा समर्थन। पिछले 8 साल के दौरान मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया 43%। दक्षिण पश्चिम मानसून के इस महीने की 27 तारीख को केरल पहुंचने की संभावना। इस वर्ष केरल में मानसून का आगमन सामान्य तारीख से करीब 1 सप्ताह हो रहा है पहले। दक्षिण अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व हिस्सों में मानसून के इस महीने की 15 तारीख तक पहुंचने की संभावना। और अब मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने शुक्रवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। बढ़ती महंगाई के बीच भारत ने गेहूं के निर्यात को निषिद्ध की श्रेणी दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन देश की समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और पड़ोसी देशों और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी सरकार के अनुरोध के आधार पर सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर भी निर्यात की अनुमति दी जाएगी। गेहूं और आटे की स्थानीय कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर वैश्विक दरों में लगभग 40% की बढ़त के बाद अनाज के निर्यात में वृद्धि की है। गेहूं खरीद के लिए एमएसपी 2015 रुपये प्रति क्विंटल है। गेहूं और आटे में खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 9.59% हो गई है, जो मार्च में 7.77% थी। सरकार की गेहूं खरीद लगभग 55% गिर गई क्योंकि खुले बाजार की कीमतें एमएसपी से अधिक हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि कई कारकों के कारण गेहूं की वैश्विक कीमतों में अचानक वृद्धि हुई है और सरकार खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बीते 8 वर्षों में मक्का पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 43% बढ़ाया गया है। तोमर ने शुक्रवार को फिक्की की ओर से आयोजित भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित करते हुए कहा कि बीते वर्षों में भारत सहित दुनिया भर में मक्का की मांग बढ़ी है। तोमर ने कहा कि भोजन के साथ ही कुक्कुट पालन व इथेनॉल उत्पादन सहित विविध क्षेत्रों में मक्का का इस्तेमाल होने के कारण इसकी मांग बढ़ी है। सरकार फसलों के विविधीकरण कार्यक्रम के तहत विभिन्न पहलुओं के जरिए किसानों को मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। साथ ही सरकार ने विभिन्न पहल व पैकेजों से उद्यमियों को भी समर्थन दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि हमारे देश की रीढ़ है, जिसने कोविड-19 सहित हर संकट में देश की मदद की है। कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि भी उत्साहवर्धक रही है, जिसका आंकड़ा लगभग 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में काफ़ी निवेश की आवश्यकता है, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष सहित कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए इसमें अति आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज के समय के अनुरूप
उद्योगों और किसानों को मिलजुल कर काम करना होगा ताकि दोनों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। और ऐसा होने से कृषि व उद्यम क्षेत्र के साथ ही देश को भी काफ़ी फ़ायदा होगा और रोज़गार के नए अवसर भी पैदा होंगे। तोमर ने कहा कि पिछले कुछ सालों के दौरान उद्योगों के फ़ायदे और किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से अनेक नीतिगत सुधार किए हैं व योजनाएं भी आरंभ की हैं। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। राजधानी दिल्ली में लगातार पारा चढ़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी करते हुए भीषण गर्मी पड़ने के साथ लू चलने की संभावना जताई है। पारा बढ़ने के साथ विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। बीते 24 घंटों में भी पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार रहने के कारण लोगों का गर्मी से बुरा हाल रहा। राजधानी दिल्ली समेत संपूर्ण उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा है कि आने वाले 3 दिनों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। ऐसे में लोगों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और कोशिश करें कि अधिक समय तक धूप के संपर्क में न रहें। राजधानी दिल्ली में भी लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। लोगों को अपने काम से घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। हालांकि लोग ये आशा कर रहे हैं कि इस बार मानसून समय से पहले आएगा, तब लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। गर्मी का तो प्रभाव हम देख ही सकते हैं। यहाँ पे पसीनों से पागल हो रखे हैं, तो अभी तो हालत खराब ही होने वाली है। कुछ नहीं, साथ में पानी लेके चल रहे हैं, बीच बीच में पीते रहते हैं और घर से कम बाहर निकलते हैं। बस यही सब। और जहाँ पे जाना है वो तो जाना है ही, तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। भाई गर्मी ये कुदरती चीज़ है, इसको तो काट नहीं सकते हम लोग, टाल भी नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये मौसम चलती रहेगी गर्मी। हालांकि एक राहत भरी खबर ये है कि देश में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले आ सकता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली मौसमी बारिश 15 मई को होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 15 मई 2022 के आसपास दक्षिणी अंडमान सागर और दक्षिणी पूर्व बंगाल की खाड़ी में पहुंचने की संभावना है। मई महीना में थोड़ा छुटकारा मिला, लेकिन जो आगे है अभी बढ़ेगा, क्योंकि सारा जो राजस्थान का तापमान है 45-46 है। राजस्थान में तो बहुत, पश्चिमी राजस्थान से वहाँ हीट वेव लू चालू है राजस्थान में। लेकिन अच्छा खबर है कि एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो है 17 ऑनवर्ड बारिश होने का संभावना है। सो अभी जो भी 43-44 बनेगा 13 से 15 तक मैक्सिमम 2-3 दिन हीट वेव लू होगा दिल्ली में जरूरी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि कई राज्य हैं जहां पर चक्रवाती तूफान के आने की वजह से तेज बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बूंदाबांदी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर के आसपास के इलाकों में 13 मई तक गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। कुमार आलोक, टीडी न्यूज, दिल्ली। और गुजरात में भीषण गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए अहमदाबाद के जू में विशेष इंतजाम किए गए हैं। जू निदेशक आर के साहू ने बताया कि हमने यहां बड़ी संख्या में पेड़ लगाए हैं ताकि जानवरों को ठंडक और छाया मिल सके। हमने ग्रीन नेट लगाया है जिससे तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। साहू ने आगे बताया कि औद्योगिक कूलर लगाए गए हैं, पानी का छिड़काव किया जाता है और कुछ जानवरों को पानी पसंद है तो उनके लिए हम हौज भर कर रखते हैं। हमने यहाँ जियोथर्मल की व्यवस्था भी की है और तापमान 45 डिग्री से ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम पानी में एंटी स्ट्रेस मेडिसिन डालते हैं ताकि हीट स्ट्रोक का खतरा कम हो। जू के अंदर बहुत बड़ी संख्या में जो है वृक्ष लगाए गए हैं, उसकी जो है ठंडक होती है, उसकी जो है छाएँ होती है। उसके अलावा जहाँ जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती है वहाँ पर हम लोग ग्रीन नेट लगाते हैं। ग्रीन नेट से जो है इंफ्रारेड रेज कट जाती हैं और 6 से 8 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने जो है इंडस्ट्रियल कूलर्स लगाए हैं, काफ़ी बड़े बड़े, आपने देखा होगा। और वो कूलर लगाने से पूरा ठंडक रहती है। और ठंडक के अलावा अगर आप देखेंगे तो हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में जो है पानी का छिड़काव भी करते हैं। पानी का छिड़काव करते हैं। कुछ एनिमल्स को पानी बहुत पसंद है, जैसे हिप्पोपोटेमस है, मगर है, कुछ बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो उनकी सब हौज भर के रखते हैं, तो वो लोग उसके अंदर रहते हैं। सांप घर जो है हमारा रेप्टाइल हाउस बहुत स्पेशल टाइप का है, जिसके अंदर हम लोगों ने इल्ट बिल्ट जो है पूरी की पूरी एक ऐसी वो बनाई हुई है व्यवस्था जिसमें कूलर की हवा जो है सांपों को डायरेक्ट मिल सके। हम लोगों का जो नॉक्टर्नल जो है वो जियोथर्मल एयरेशन पे है, जिसके अंदर हम लोग नॉर्मल एयर को जो है ज़मीन के अंदर पंप करते हैं और वो जब एयर बाहर आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयर तो चेंज नहीं होता है,
उसकी ह्यूमिडिटी और सब कुछ मेंटेन रहता है, जिसका रेजिस्टेंस पावर एनिमल का मेंटेन रहे। पर वो जो है हवा 6 से 8 डिग्री टेम्परेचर उसका कम हो जाता है गर्मी में। सरकार की तेजस्विनी योजना के तहत बेरोजगार महिलाएं स्वरोजगार के लिए रोजगार कार्यालय मुझ में साक्षात्कार दे रही हैं। बेरोजगार महिलाओं के लिए तेजस्विनी योजना को शुरू करने के लिए बेरोजगार महिलाओं ने सरकार को धन्यवाद दिया है। और आइए अब मिलिए उत्तरी कश्मीर के बारामूला ज़िले की हेड शेफ और केक गर्ल यास्मीना से। यास्मीना उत्तरी कश्मीर के बारामूला ज़िले के ग्राम पटन की बिलाल कॉलोनी में रहती हैं। उसने अपनी स्कूली शिक्षा एक स्थानीय स्कूल न्यू एरा इस्लामिक स्कूल से शुरू की और यहीं से अपनी 8वीं कक्षा पूरी की और फिर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पटन से अपनी 11वीं कक्षा पूरी की। और उसके बाद यास्मीना ने महिंद्रा प्राइड स्कूल श्रीनगर से बेकिंग और केक बनाने का कोर्स किया और कोर्स पूरा करने के बाद उसे श्रीनगर में फ्रेंच बेकरी आउटलेट में प्लेसमेंट मिला और फिर यास्मीना को बारामूला के एक प्रसिद्ध रेस्तरां और केक केंद्र में नौकरी मिल गई। वर्तमान में वो यहाँ पर हेड शेफ के रूप में काम कर रही है। यास्मीना कहती हैं कि जब मुझे इस आउटलेट में हेड शेफ की पोस्ट मिली तो मुझ में हिम्मत आई कि मैं कुछ कर सकती हूँ और मुझे आगे बढ़ना है। जब मैंने काम करना शुरू किया तो लोग कहते थे कि ये बेकिंग क्या है और वो अपने घर देर से आती है, लेकिन मेरे माता पिता ने हमेशा मेरा साथ दिया। उसने ये भी कहा कि वह उन लड़कियों से कहना चाहती है कि जो अपने घरों में बैठी हैं और सोचती हैं कि वह कुछ नहीं कर सकती, उन्हें आगे आना चाहिए और बहुत कुछ करना चाहिए। जब मुझे हेड शेफ पोस्ट मिला यहाँ बारामूला में बेक माई केक में, तो मुझे एक हिम्मत आई कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे और भी आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। जब मैंने काम स्टार्ट किया सब लोगों ने बोला वो कहाँ जाएगी लड़की बेकरी का काम करने, शाम को आती है पता नहीं कहाँ होती है। लेकिन मम्मी पापा ने मुझे बोला नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, आप करो, अगर आपको शौक़ है आप करो काम। फिर मैंने यहाँ बेक माई केक में जब मुझे हेड शेफ पोस्ट मिला, मुझे पहले डर लगा, नहीं मैं नहीं कर सकती अकेले, लेकिन मैंने फिर अकेले किया। 6 महीने मैंने यहाँ अकेले निकाले। फिर मेरा स्टाफ आया, तब तक मुझे कोई स्टाफ नहीं था यहाँ पर। फिर मैंने बनाया, मैं बनाती हूँ कप केक्स, पेस्ट्री, ब्राउनी, चीज़ केक्स और इक्लेयर्स, डोनट, बर्गर, ब्रेड, सब कुछ बनाती हूँ मैं उन लड़कियों से बोलना चाहती हूँ जो घर में हैं, जो बोलती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती है अगर वो आगे बढ़े, अगर उनको शौक़ होगा वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन उनको शौक़ होना चाहिए। यूनिट के मालिक का कहना है कि मेरे कर्मचारी पुरुष हों या महिलाएं, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। उनका कहना है कि मेरी हेड शेफ एक लड़की है और ये कहने का समय जा चुका है, ये काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। आज के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ़ीमेल्स काम नहीं कर सकती हैं या सिर्फ मेल्स काम कर सकते हैं। इस चीज़ को हमें भूलना चाहिए। मेरी जो हेड शेफ़ है यहाँ पे बेक माई केक की, शी इज़ हियर फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लड़की, बहुत ही टैलेंटेड लड़की। उसके साथ में जो सेकंड शेफ़ है शी इज़ ऑल्सो ए फीमेल, अभी उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। मेरे जो बाकी भी स्टाफ मेंबर्स हैं यहाँ पे वो भी फीमेल्स हैं और मेल्स भी है यहाँ पे। इक्वली उनको कभी भी ये महसूस होने नहीं दिया कि आप फीमेल हैं या आप मेल हैं, एक फ़ीमेल टीम को लीड नहीं कर सकती है। नो डाउट कि वो फीमेल है और वो मैंने यहाँ इनको प्रूव करके ये दिखाया कि वो एक फ़ीमेल लीड कर सकती है पूरी टीम को और पूरी टीम को वो काम कराती है। अगली खबर बिहार से। बिहार में गया के लोगों ने वातावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाने की पहल की है। कोरोना काल में जिस तरह ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों ने दम तोड़ दिया था, उस भयानक दौर को याद करते हुए इन लोगों ने ये पहल की है। वातावरण में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए यहाँ के लोग न केवल नए पेड़ लगा रहे हैं बल्कि पुराने पेड़ पौधों की सुरक्षा भी कर रहे हैं। पिछले कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की किस तरह से कमी हुई है और ऑक्सीजन के चलते कई लोग ने अपनी जान गंवाया। और इसको चैलेंज लेते हुए हम लोग का जो ग्रुप है, जो मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप है यहाँ पर, इन लोगों ने इनिशिएशन किया था प्लांटेशन काम करने का और एक बड़ा ग्रुप जो मॉर्निंग वॉकर्स का है से जुड़ गए। आज लोग जब मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं तो अपनी पूरी सकारात्मक दृष्टि से आते हैं कि हमको
पेड़ों को बचाना है और अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना है। आज से 5 साल 10 साल पहले भी यहाँ बहुत सारे पेड़ लगते थे, लेकिन पेड़ लगने के बाद जानवरों के द्वारा उस पेड़ को प्रोटेक्शन नहीं होने के कारण वो पेड़ ग्रोथ नहीं कर रहा था। लेकिन इधर विगत 1-2 साल से जो है पेड़ लगाने के साथ साथ उसको प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। इस काम में हमारे सुरेंद्र नाथ बेहरा जी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गया के हेड हैं और शर्मा जी हैं, इन्होंने स्टार्ट किया। फिर इसके बाद सभी लोग जितने पहाड़ पर लोग आते हैं इन सबको अशोक जी ने मिल कर एक दूसरे से जोड़ने का काम किया गया, ताकि इसके बाद हम लोग का इतना बड़ा मुहिम हम लोग का बन पाया है और आज हम लोग 300 से ज़्यादा पेड़ को प्रोटेक्शन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जम्मू कश्मीर में राजौरी के बंबल, कोचरवाल, नरला इलाके के लोगों को सड़क की सुविधा मिली है, जिसके बदौलत यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। भारत सरकार द्वारा पहली बार इस इलाके को सड़क और बिजली की सुविधा मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बंबल, कोचरवाल, नरला इलाके के लोगों को सड़क की सुविधा मिलने से आने जाने में काफ़ी सहूलत हो गई है और इससे यहाँ के लोगों को रोजगार पाने में भी आसानी हुई है। आज नारला में जब रोडों को तकिए ऐसे लगते हैं कि दिल्ली का चौक लगता है नारला भी, लेकिन आज नारला भी जम्मू को ना ले नारला बोलता है, राजौरी में ना ले नारला बोलता है, दिल्ली में ना ले तो नारला ज़रूर बोलता है कि नारला, श्रीनगर में भी नारला बोलता है। लेकिन मेरे बनने से पहला नारले का नाम निशान ही नहीं था देनी कोई। अल्लाह का शुक्र है आज लाइट भी है और रोडें भी चल रही हैं पीएमजी की और बहुत बड़ा अच्छा काम चल रहा है। नारले की रोडें का अच्छा काम चल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। रोड की वजह से भी हमें बहुत सफलता हुई है, क्योंकि पहले की हमें रोड भी नहीं था। जहाँ से जैसे कि मैं रियासी में पढ़ती हूँ, मेरे को वहाँ जहाँ से पहले रनसू में जाना पड़ता था, फिर वहाँ से जाना होता था मेरे को कॉलेज रियासी में। अब रोड की वजह से हम घर में गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं। कभी कभार हमें रियासी से आते गाड़ियाँ नहीं मिलती थी। हम जो रोड अभी आया है, जब फिर रनसू वाले रास्ते आना होता था, रास्ते में अंधेरा भी हो जाता था। अब गाड़ियों की वजह से हमें ये हो गया कि आसान हो गया घर में आना जाना। पहले गरीबी थी, इस रोड आने से हमने गाड़ियाँ भी निकाली सर। कोई काम भी है सर, पहले कुछ काम ही नहीं था। जब ये रोड आई है, जब से हम यहाँ ड्राइवरी है सर, गाड़ी भी मैंने अपनी खुद ले ली यहाँ पे सर। तो मैं ये शुक्रिया गुजारना चाहता हूँ गवर्नमेंट PMGSY का कि हमको ये थोड़ा दिया, काम दिया, इन्होंने रोड दिया है। इस रोड आने से हमें बहुत सहूलत हुई है। हमसे यहाँ पे हम गरीबी जैसे बंदों की यहाँ पे मैं ड्राइवरी करता हूँ इस लाइन रोड पे, इससे हमें थोड़ा फ़ायदा हुआ है सर। ये रोड बनने से बहुत ही सहूलतें मिल गई हैं। ये लोग के हर लोगों ने इतनी छोटी छोटी गाड़ियाँ डाली हैं। पहले ये लोग जाते थे यहाँ से रजौरी 3 दिन में वापस आना होता था। कोई बीमार हो जाता था वो 2-3 दिन में जम्मू पहुँचता था। अब ये यहाँ से जाते हैं 2-3 घंटे में रजौरी पहुँच जाते हैं, जम्मू पहुँच जाते हैं 4-5 घंटे में। बड़े खुश लोग हैं, दुकानें कर ली इन्होंने। मुलाजिम देखो यहाँ के हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे रहते हैं। काफ़ी सहूलतें हैं लोगों को। सामान घर घर में इनको मिलता है, गाड़ियाँ आ रही हैं, सब्जी वाली गाड़ियाँ आ रही हैं। घर में सब्जी मेरे इन लोगों को कहाँ सब्जी पहले मुहैया होती थी। तो काफ़ी PMGSY का रोड बनने से काफ़ी ये दूर दराज के लोग हैं जितने, वो आके यहाँ पर गाड़ियाँ पकड़ते हैं और टाइम से जाते हैं और टाइम से आ जाते हैं। हम कभी भी किसी टाइम भी यहाँ से हॉस्पिटल जाने के लिए, यहाँ पे तो हॉस्पिटल हैं, लेकिन अगर हमको यहाँ से रेफ़र किया जाता है, हम जैसे कालाकोट मोगला हो गया है, वहाँ पे भी आसानी के साथ गाड़ी में जा सकते हैं। बहुत दूर से मास्टर स्कूल में आते थे, पैदल कई बार पहुँचते ही नहीं थे। अब तो रोड बनने से टाइम टू टाइम यहाँ स्कूल में टीचर भी पहुँच जाते हैं। और उसके बाद कोई बीमार हो जाता था तो कई लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। अब तो गाड़ी से 2 घंटे 3 घंटे में राजौरी, सुंदरबनी कहीं भी जा सकते हैं। और अब बात मंडी भाव की। आइए देखते हैं देश भर की मंडियों का भाव। भारत साल दर साल नारियल के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। भारत विश्व स्तर पर नारियल के उत्पादन और उत्पादकता के रूप में तीसरे स्थान पर है। साल 2020-21 के दौरान देश में नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में नारियल के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार नारियल की पैदावार 1 करोड़ 45 लाख टन के पार जा सकती है, जो विश्व का 34% है। जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 1 करोड़ 40 लाख 6 हजार टन ही रहा था।
यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में शुक्रवार को नारियल के सौदे स्थिरता के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान नारियल के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। नारियल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार तमिलनाडु की धारापुरम मंडी में 12 मई को नारियल का भाव था 2,565 रुपए। 13 मई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,565 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राज्य की गोपालपट्टी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान नारियल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 12 और 13 मई को नारियल 1,500 रुपए पर बिकी, जबकि ओमलूर मंडी में इस दौरान नारियल के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 मई को नारियल का भाव था 1,700 रुपए। 13 मई को उसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 1,705 रुपए पर हुए। हालांकि उडुमालपेट मंडी में नारियल के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 12 मई को नारियल का भाव रहा 2,500 रुपए। 13 मई को उसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,450 रुपए पर आ गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नारियल सीजन 2022 के लिए खोपरा के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। उचित औसत गुणवत्ता के मिलिंग खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,335 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 10,590 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि बॉल खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में साल 2020-21 के दौरान टमाटर की उपज 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन की ही हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य है। ज्यादातर मंडियों में टमाटर बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 12 मई को टमाटर का भाव रहा 3,000 रुपए। 13 मई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3,000 रुपए पर बना रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 12 और 13 मई को टमाटर 1,100 रुपए पर बिका। इसी तरह जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भी टमाटर के भाव में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 12 मई को टमाटर का भाव रहा 2,250 रुपए। 13 मई को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,250 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में टमाटर के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 12 मई को टमाटर का भाव था 1,100 रुपए। 13 मई को इसके सौदे 200 रुपए चढ़कर 1,300 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 12 मई को टमाटर का भाव रहा 1,320 रुपए। 13 मई को इसके सौदों में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,300 रुपए पर आ गया। आपको बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 11 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21,01,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 20,94,293 टन का ही हो सका था। मंडी खबर के बाद आइए अब देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें अपनी फसलों का रखरखाव। आंध्र प्रदेश में मक्के के खेत में सिंचाई करें। मक्के की कटाई कर सकते हैं, साथ ही उड़द के खेत में सिंचाई कर लें। यहाँ तिल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान उड़द की कटाई करें, इसके साथ ही मूंगफली की खुदाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में काबुली चने की कटाई कर लें, वहीं गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। अभी टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में मूंग की बुआई करने का सही समय है। यही किसान बाजरे के खेत में सिंचाई कर लें। इस समय केले के बागों में सिंचाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। कर्नाटक में गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ बैंगन की रोपाई के लिए समय उचित है। साथ ही आम के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें।
इसके अलावा टमाटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। कर्नाटक में लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर लें। अभी धान के खेत से खरपतवार निकालें। इसके साथ ही केले के बागों में पर्याप्त नमी बनाएं। वहीं अदरक की बुआई कर लें। अदरक के खेत से जल निकासी का प्रबंध करते रहें। इस समय लहसुन की बुआई कर सकते हैं। लहसुन के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। और अब खास खबर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कैरेबियाई देशों की यात्रा पर रवाना। राष्ट्रपति जमैका, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइन्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति 15 मई से 18 मई तक जमैका में रहेंगे। राष्ट्रपति की ये यात्रा भारत और जमैका के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद की अपनी 5वीं नेपाल यात्रा पर नेपाल का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी लुम्बिनी में अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ पवित्र माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास 3 मंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लगने से 27 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। घायलों का चल रहा इलाज। इमारत के दोनों मालिक हिरासत में। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 191.15 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 15 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर विज्ञान प्रयोगशाला का करेंगे उद्घाटन। अमित शाह हैदराबाद में प्रजा संग्राम यात्रा के दूसरे चरण के समापन अवसर पर एक जनसभा को करेंगे संबोधित। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सच सामने लाने के लिए अदालत के आदेश पर सर्वे की कार्रवाई शुरू हो गई है। अदालत के आदेश के मुताबिक 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करना है। सर्वे की कार्रवाई से पहले शुक्रवार को पुलिस आयुक्त और जिला अधिकारी ने अधिवक्ता आयुक्त की मौजूदगी में हिंदू व मुस्लिम पक्षों के बीच बैठक की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर भारत में एक दिन का राजकीय शोक। सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित गणमान्य लोगों ने निधन पर शोक व्यक्त किया। और इसी के साथ ही हमें आज्ञा दीजिए। कृषि संबंधित जानकारी के लिए देखते रहिए डीडी किसान।